हेलो बच्चों, इस वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। जो अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो वहां पर हमने कुछ कंसेप्ट्स को लेके बात किया हुआ था। और इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं सेकंड लॉ से रिलेटेड, और उससे हम लोग और भी कंसेप्ट को ज्यादा हम लोग प्योरीफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे उन चीजों को जो चीज हमने सेकंड लॉ में देखा हुआ है। तो इस चीज में आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से देखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप सेकंड लॉ में देखें तो हमारा जो कंक्लूजन निकल कर आया हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा सेकंड लॉ में सबसे पहला चीज आपका निकल कर आया हुआ था क्या, F इक्वल टू एम ए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारा सेकंड लॉ में जो भी हमने कंक्लूजन देखा है, F इक्वल टू एम ए आया हुआ था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर डेफिनेटली एक्सेलरेशन रहेगा। क्लियर। और अभी मैं फिलहाल इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो भी मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी क्या है, मैं किसी भी बॉडी के अंदर आपको फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करूंगा। ये जो आपका फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन हम लोग क्या लेंगे, जीरो। क्यों? एक्चुअल में देखिए, आप प्रैक्टिकली फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते हो। फ्रिक्शन जब इंक्लूड करूंगा तो कैलकुलेशन और लेंदी जाएगा। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर मैं फ्रिक्शन भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, वन बाय वन स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लॉ में देखे थे, एक्सेलरेशन जीरो था। सेकंड लॉ में आए तो एक्सेलरेशन आप कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन लेंदी होगा। और जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अगेन आपका क्या है, इक्वेशन और थोड़ा सा लेंदी होगा। तो वन बाय वन स्टेप की तरफ हमको मूव करना है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जिस बॉडी को लेके बात कर रहे हैं उस पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे कुछ करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी के पास मान लीजिए मास m है, और ये जो बॉडी है तो इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, a। और इस पे अगर फोर्स की बात करें तो मान लीजिए इस बॉडी में F लग रहा है, फोर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जैसे आपका बॉडी m लगा हुआ है, सेम है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन a है और यहाँ पर भी आपका F फोर्स लगा हुआ है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर F है तो ये भी F है, तो ये बताइए दोनों डायग्राम में कोई फर्क है क्या? ये दोनों डायग्राम में कोई फर्क है? देखिए, दोनों डायग्राम में आपका कोई भी फर्क नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो F है, F को लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है? आपका F जो है वो डायरेक्शन के साथ मैटर करता है। तो इस कंडीशन पे जैसे हमने इक्वेशन देखा हुआ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या निकल कर आया हुआ है, m इंटू ए निकल कर आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई सरफेस है और ये सरफेस पे आपकी कोई बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी पे हमारा फोर्स लग रहा है। और फोर्स हमारा जो लग रहा है, तो मान लीजिए कि सपोज ये लेफ्ट टू राइट जो आपका लग रहा है, दिस इज द F1 फोर्स, और राइट टू जो लेफ्ट लग रहा है, दिस इज द F2 फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस बॉडी का, मान लीजिए कि मास हम लोग कितना ले लेते हैं, A। ठीक है, कहीं भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं है। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये F1 और F2 है, तो अभी मान लीजिए क्या ये बॉडी मूव करेगी, डिपेंड करता है कि F1 का मैग्नीट्यूड कितना और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर F1 इज ग्रेटर देन F2 लिख दूँ, तो अगर फोर्स आपका F1 ग्रेटर देन F2 से, तो डेफिनेटली बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड आ जाएगा, बॉडी मूव करेगी, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। और इस केस में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर अगेन इस डायरेक्शन में जो भी आपके फोर्स है वो कंसीडर करिए। अब अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट और, क्या ये F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर देखिए इस बॉडी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं इस कंडीशन पे। देखिए, तो ये आपका देखो, जिस डायरेक्शन में F ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू m, यही होता है ना सेकंड लॉ। तो जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन का फोर्स आप पहले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1। क्लियर? ये हमने F1 लिखा और ये आपका F2 में बताया था आपको, साइन कन्वेंशन याद होगा, दिस इज द प्लस साइन, दिस इज द माइनस साइन। नीचे ऊपर जाओगे तो प्लस साइन, नीचे जाओगे तो माइनस साइन। तो यहाँ पर जब ये प्लस के साइड जा रहा है तो प्लस F1 आ गया, और ये F2 माइनस के साइड आ रहा है तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ F2, दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ma आएगा। क्लियर है? तो F ऑफ एक्सटर्नल आपको क्या मिल रहा है, दैट इज F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू ma। यहां तक आपको क्लियर हुआ चीजें? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ma। क्लियर? अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप ऐसा लिख दोगे F2 माइनस F1 इक्वल टू ma, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इक्वेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं लिखना है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन को हमको क्या लेना है, फोर्स लेना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर
अपना कई लोग देखो यहाँ कंसेप्ट लगा देते हैं। क्या कंसेप्ट लगाते हैं कि भैया हमारा x डायरेक्शन है तो दोनों को प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या है F1 प्लस ए इक्वल टू F2 ले लेंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि F1 प्लस एक्सेलरेशन ऐसा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन के फोर्स को पहले कंसीडर करेंगे। ये आपका F1 ए एक्सेलरेशन है तो F1 माइनस F2 इक्वल टू m, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से सेम इसी बॉडी पे अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन को लेके, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका हमारा बॉडी है कोई, और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज अगेन यहाँ पर फोर्स सेम फोर्स है आपका F1 और F2 नहीं चेंज कर दिया हमने, और इस बार हमारा क्या है F2 इज ग्रेटर देन आपको F1 दिख रहा है, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका F2 है, तो देखिए एक्सेलरेशन आपका कौन सा फोर्स लोगे आप, ये लोगे F2 वाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे F2, ठीक है, माइनस फिर क्या लिखेंगे F1 इक्वल टू मास, मास इसका अगर मैं m ले लेता हूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये हमारा अलग अलग जो बॉडी के अंदर निकल कर आता है उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर? चलिए कुछ और केसेस लेते हैं जिसके बारे में हमें समझ में आएगा। तो ये सेकंड का ही ए और बी केस आप बोल सकते हो। ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड का ए केस था और ये सेकंड का ही क्या है, बी केस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो चलिए अभी तक हमारा फोर्स जो लग रहा था वो लीनियर लग रहा था, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को इंक्लाइन लगाते हैं। तो इंक्लाइन लगाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर ये मान लीजिए मास है हमारे पास, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया, दिस फोर्स इज F, और ये जो हमने फोर्स लगाया हुआ है मान लीजिए यहाँ से हमने क्या है, थीटा एंगल पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो बताइए बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपको एक्सेलरेशन है। ज्यादातर जो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आपको मैं वैल्यू दे देता हूँ, F इक्वल टू जो है 50 न्यूटन आपको दिया हुआ है, और थीटा की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अच्छा अगर आप ये बोलोगे कि इसमें मेरा क्या नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा क्या, डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स आएगा, लेकिन उस चीज का जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फोर्स लेना चाहो तो नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी जो बॉडी है उसका जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो वो जो एक्ट करेगा डेट इज इक्वल टू mg, और कोई भी बॉडी जब mg एक्ट करेगा तो हमेशा नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन और बन सकता है चाहे तो n इक्वल टू mg। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वेट लग रहा है डेट इज इक्वल टू mg, नॉर्मल फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन n इक्वल टू मिल जाएगा mg। बात है हमने एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों लिखे, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो x डायरेक्शन में, इसीलिए हमने x डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन कंसीडर किया है। y डायरेक्शन में बॉडी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकन इन y डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर है? y डायरेक्शन में बॉडी के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हमने समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर दिया है, ठीक है। y डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, F इक्वल टू ma वाला आएगा, और जिस डायरेक्शन में नहीं है उस डायरेक्शन में आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इक्वल कर देंगे, कहानी खत्म है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर समझते हैं, तो ये जैसे हमारे पास बॉडी दी हुई है और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन बोला है, F दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मास भी आपको दिया हुआ है 10 kg। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा जो चीज है इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला चीज आप इस बॉडी पे क्या करिए, फोर्स का कंसिडरेशन ले लो। तो फोर्स का कंसिडरेशन लोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है, ये आपको m, यहाँ पर कंपोनेंट को डिवाइड करिए। तो अगेन मैं आपको बताया था जिस प्लेन से थीटा एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा, तो ये आपको बनेगा कॉस थीटा, और इसका वर्टिकली अपवर्ड वाला जो एंगल बनेगा ये राइट साइड क्या बना है, कॉस थीटा, और ये आपको क्या बनेगा, ये आपको मिलेगा f ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? ये आपको मिला f ऑफ साइन थीटा, और इसके अलावा बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन है, ये जो आपका है मास, इस मास के पास क्या एक्सेलरेशन भी है। तो ये हमारा जो x डायरेक्शन में फोर्स दिख रहे हैं, y डायरेक्शन में आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, y डायरेक्शन में बॉडी का जो मास है, मास के कारण नीचे वेट आएगा, तो नीचे वेट आएगा तो ये आपको कितना मिल गया, डेट इज इक्वल टू mg। ये जो बॉडी का मास है इस मास के कारण वेट नीचे आएगा ना, तो ये क्या मिल गया, mg। उसके अलावा बात करेंगे तो कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल फोर्स लग गया अपवर्ड। क्लियर है जाता है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप पहला तो देखिए एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन,
तो एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, तो एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो एफ ऑफ जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इन एक्स डायरेक्शन, यहां पर मैं आपको पूरा क्लियर लिख देता हूं इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्सटर्नल, तो एफ ऑफ एक्सटर्नल इक्वल तो आपको क्या मिलेगा एम इंटू ए। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये आपको लग रहा है डेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और क्या लग रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन किधर दिया हुआ है ये डायरेक्शन में। अच्छा एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा और एक मास एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब फोर्स तो एक ही लग रहा है ना, केवल ओनली वन फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। कहानी खत्म है। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो बिल्कुल आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एफ की वैल्यू आपके पास कितना है 50 इंटू कॉस 30, तो ये आपका आ गया कॉस 30 इक्वल टू मास आपको दिया हुआ है 10 kg इंटू आपको क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और फाइनली ए निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 50 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही तो होता है √3/2, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 10। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0 0, कहानी खत्म है, और ये आपका आएगा 2.5 √3। ठीक है, √3 की वैल्यू रखना है, जो भी आप रखना चाहते हो वैल्यू रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जो एक्सेलरेशन आया डेट इज यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये जो आपको मिला हुआ ये आपको मिला है एक्सेलरेशन। अच्छा इसके अलावा देखिए अगर आपसे कोई बोलता है नॉर्मल फोर्स क्या होगा, या आपका जो कंपोनेंट है अगर आप समीशन वाई डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो इन वाई डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन क्या मिला हुआ है 0, तो समीशन ऑफ एफ वाई आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वाई 0 मिल जाएगा। तो आप इसको कंपोनेंट को रिजॉल्व का अभी यूज नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो यूज पड़ेगा, तो इसको रिजॉल्व करना हमें सीखना है। ये एन है ये एफ है, तो ऊपर का फोर्स डेट इज इक्वल टू नीचे, तो ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है एन, और ये क्या लग रहा है आपको एफ साइन थीटा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या एन प्लस एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू हम लोग नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास एम इंटू जी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अगर आप नॉर्मल फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल फोर्स आपको कितना दिखेगा, तो डेफिनेटली आप इस चीज को खींच रहे हो ना तो नीचे पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। आप फिजिकली समझ पा रहे हो क्या, अगर आप इस चीज को अगर आप नॉर्मल कंडीशन में एम मास की बॉडी रखे तो पूरा का पूरा इसका जो वेट है वही नॉर्मल फोर्स लगता है, लेकिन जब आप बॉडी को इधर खींच रहे हो तो क्या है बॉडी हल्की हो गई ना, अर्थ के लिए इस सरफेस के लिए बॉडी हल्की होगी तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा कम होगा। तो यहां से जब आप नॉर्मल फोर्स निकालोगे एन, तो एन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा एम जी और माइनस ऑफ क्या मिलेगा आपको एफ ऑफ कॉस थीटा। अब ये बताओ अगर ये एफ वाला कंपोनेंट नहीं रहता तो डेफिनेटली एन इक्वल टू एम जी मिलता, लेकिन जब ये बॉडी को क्या है जब ऊपर इंक्लाइन डायरेक्शन में खींच रहा है तो इस बॉडी का क्या हो गया वेट कम हो गया, जिसके कारण नॉर्मल फोर्स कम होगा। तो नॉर्मल फोर्स में देखो एम जी के साथ क्या माइनस वाला टर्म्स आया हुआ है। आप समझ पा रहे हो, चीजों को थोड़ा सा फिजिकली समझिए तब फिजिक्स पढ़ने का मजा कुछ और है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन के थ्रू आपको तो चीजें दिख रही है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा जिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ से। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये जो आपकी बॉडी है, नेक्स्ट केस अगर हम लोग ले ले तो ये मान लीजिए आपके पास जो बॉडी है इसका मास आपका एम है, और इस बार हमारा जो फोर्स है मान लीजिए फोर्स हमने क्या दो डायरेक्शन में लगाया हुआ है, एक हमारा फोर्स एफ ये है, एक हमारा फोर्स एफ ये, इसको F1 ले लीजिए, इसको F2 ले लो आप, और फाइनली आप देखोगे यहाँ पर तो मान लीजिए कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन मान लीजिए हम लोग ए इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। मतलब क्या है बॉडी मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, सॉरी राइट साइड मूव कर रहा है। इस कंडीशन पे अगर मैं एंगल को लेना चाह रहा हूं तो इस एंगल को मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल है इसको मैंने ले लिया, दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज द एंगल θ2। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिल रहा है आपको, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई भी आपको एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या एफ इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपको एफ ऑफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है डेट इज इक्वल टू आपको एम इंटू ए, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में अब इसको कंपोनेंट को डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास मान लीजिए एम मास है, तो किस तरीके से डिवाइड होगा, हमने एफबीडी बनाना सीखा था, बिल्कुल वही कंसेप्ट जा रहे हैं।
ये हमारा जो मास है, ये हमने मास को यहाँ पर m को लिख दिया है। अब ये जो आपका θ2 है θ1 है, दोनों कंडीशन पे आइए। पहले F1 वाला कंपोनेंट क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। ये जो आपका इंक्लाइंड आ रहा था तो ये अंदर की साइड आ रहा है, तो एक तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड आने वाला है और एक हमारा क्या है, हॉरिजेंटली राइट साइड जाने वाला है। तो ये जो हॉरिजेंटली राइट साइड जाएगा, दिस इज द F1 cos θ1, ये जो है F1 cos θ1, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ये आपको मिलेगा F1 sin ऑफ θ1। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये आपका m मास के लिए इधर था। अब हम लोग बात करते हैं क्या इस डायरेक्शन के लिए, तो ये भी मास m बॉडी पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बात करोगे तो अगेन इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका कंपोनेंट इधर आएगा, एक आपका कंपोनेंट अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो जो राइट साइड जाएगा F2 cos θ2 जाएगा ये वाला, ये जो आपका कंपोनेंट है कितना जाएगा, F2 cos ऑफ θ2। तो यही हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू F2 cos ऑफ θ2। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो F2 sin ऑफ θ2 है, तो ये आप अपवर्ड की तरफ जाओगे, अपवर्ड की तरफ जाओगे तो ये आपको आएगा F2 sin ऑफ θ2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा जो आया है, तो अब आप क्या है, F ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू ma अगर आप यूज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपके जितने भी फोर्स हो, एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को हमको क्या लेना है, पहले कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग लिखेंगे F2 cos ऑफ θ2। ध्यान दीजिएगा, F2 cos ऑफ θ2 माइनस माइनस, देखो दोनों सेम डायरेक्शन है तो प्लस ही आएगा, प्लस F1 cos ऑफ θ1। क्लियर है, F2 cos ऑफ θ2 प्लस F1 cos ऑफ θ1 दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, m इंटू a। क्लियर है, ये आपका एक्सेलरेशन। और समीशन ऑफ F y इक्वल टू अगर आप जीरो करोगे, y इक्वल टू जीरो करोगे समीशन ऑफ, तो सीधा सीधा आपके दो फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड है, तो ऊपर वाले को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ये आपको मिलेगा F2 sin ऑफ θ2, F2 sin ऑफ θ2 इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू F1 sin ऑफ θ1। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये y डायरेक्शन का फोर्स है जो इस पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारा समीशन ऑफ जो Fx इक्वल टू जीरो हो गया, Fy इक्वल टू जीरो हो गया, ये कंडीशन आपको क्लियर हुआ। तो ये जैसे क्या है कि अलग अलग, जैसे मतलब एक ही बॉडी पे अलग अलग तरीके के जो फोर्स लग रहे हैं उस टाइप का एक्सेलरेशन है, जिसके बारे में हमने देखा हुआ है। ठीक है, एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल था। और अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लीजिए कि ब्लॉक जो है एक दूसरे से टचिंग सरफेस पे, तो वो आपका किस तरीके से एक्ट करेगा। अगर हमारा मान लीजिए कोई बॉडी है और बॉडी क्या एक दूसरे से टच सरफेस पे है, तो वो आपकी बॉडी किस तरीके से काम करेगी। अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस पे हमारा क्या है, दो बॉडी लगी हुई है, एक हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी का मान लीजिए हमने मान ले लिया, मास ले लिया हमने m1, और एक हमारे पास और बॉडी, इस बॉडी का मास हमने ले लिया m2। और यहाँ पर ये बॉडी जो है, बॉडी एक साथ मूव कर रही है और इसका जो हमने एक्सेलरेशन लिया हुआ है वो हमने क्या लिया है, a। मतलब ये जो आपका m1 और m2 दो ब्लॉक है जो एक दूसरे से कंबाइन है और इसका एक्सेलरेशन आपको क्या दिख रहा है, a। और एक्सेलरेशन है मतलब डेफिनेटली इस पे फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर हमने F ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, F लगा दिया सीधा, डेट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और अगेन इसके अंदर जो हमारा फ्रिक्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमने इस कंडीशन में, कोई भी आपका जो इस वीडियो में चल रहा है उसमें कहीं भी मैं फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करने वाला हूँ उस केस के लिए। क्लियर। अब इस कंडीशन पे आपका क्या चीजें होंगी, तो अब देखिए जहां पर भी बॉडी क्या है टच करना स्टार्ट कर दी है, तो अभी तक आपका क्या था कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था बॉडी के अंदर। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये हमने जो कंडीशन लिया इस पे हमने नॉर्मल फोर्स छोड़ दिया है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स में आपका mg क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो F2 sin θ2 प्लस n, F2 sin θ2 प्लस n, ये आपका इक्वेशन आएगा, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, mg और F1 sin θ1। ठीक है, तो mg प्लस F1 sin ऑफ θ1। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पर मेरा mg छूट गया था, mg नहीं छोड़ना है y डायरेक्शन के लिए। तो इस कंडीशन पे जैसे आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, ये आपके पास दो ब्लॉक है। अभी तक जो हमारा नॉर्मल जो लग रहा था हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है,
तो ये जो कंडीशन लग रहा था उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। यहां पर आप ये बताइए कि नॉर्मल आपका किस किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी बॉडी जो मास है, तो ये मास है तो इसका क्या होगा, एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा। तो ये अभी जो मान लीजिए वेट लगाएगा m1g लगाएगा, इस बॉडी के लिए बात करेंगे तो ये आपका जो लगाएगा ये आपको क्या लगाएगा m2g। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये बॉडी m1g लगा रहा है तो इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इसके ऊपर एक इसका नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, डेट इज n1। इस बॉडी के लिए बात करेंगे तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर बात करेगा तो यहाँ पर भी आपको जो फोर्स मिलेगा डेट इज n2। और कहीं नॉर्मल फोर्स आएगा क्या, और कहीं आपको कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है कहां पर, m1 और m2 बॉडी दोनों एक दूसरे से अटैच है। तो यहां पर भी आपको नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, किस तरीके से, m1 बॉडी m2 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये जो आपकी बॉडी है ये दोनों क्या ब्लॉक चिपक के चल रहा है, तो m1 बॉडी m2 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, m2 m1 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो इस कंडीशन पे आप, अगर आपको इस चीज में ऐसा समझने में दिक्कत हो रहा है तो फोर्स इधर से लगा लो, ठीक है। ये जो आपका फोर्स है इधर से, चीज वही है, हमने क्या है बॉडी को किसी स्ट्रिंग के थ्रू खींचा हुआ है, लेकिन अभी मैं स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिंग जब करूंगा तो उस पर टेंशन टी आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं। अभी आप ये जो बॉडी है इस पे आप लगा लीजिए कि हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल फोर्स को लेके बात करूं तो यहाँ पर क्या होगी चीजें, अब देखो ये m1 इसके ऊपर क्या नॉर्मल लगा रहा है तो m2 भी m1 के ऊपर नॉर्मल लगाएगा और दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग n ले लेते हैं और जो आपका n है ये क्या है, m1 m2 पे लगा है, चाहे आपका m2 m1 पे लगा है, सेम आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी को अलग अलग करके बनाऊं तो मुझे क्या चीजें मिलेंगी, अगर ये जो बॉडी है इस बॉडी को मैं अलग अलग एफबीडी फॉर्म में बनाऊं तो पहला तो आप देख लो m1 पे मेरा किस किस तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप m1 बॉडी पे देखोगे तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर ये आपका जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है m1 इस पे लग रहा है तो m2 इस पे लगा रहा है, तो ये हमारा है डेट इज द n, ठीक है। नीचे बात करोगे तो नीचे आपको लग रहा है mg जो इसके मास के कारण लग रहा है, नॉर्मल फोर्स आपको लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो n1, और यहाँ पर आपको जो लग रहा है डेट इज इक्वल टू f, और कोई फोर्स है क्या, नहीं, और एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अब एक्सेलरेशन है तो पहले आप x डायरेक्शन में आइए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो f ऑफ x डायरेक्शन डेट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, a डायरेक्शन में f है तो ये आप लिखोगे f माइनस ये आपको क्या दिख रहा है n इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, मास हमने कितना लिया हुआ है m1, तो यहाँ पर हमारा m1 इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको समझ में आया। अभी इस पर न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको देता हूँ, बट पहले समझ जाइए। तो f माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, m1a। अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो वर्टिकली आपको क्या दिखेगा, एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में क्या n1 और mg, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो क्या n1 इक्वल टू mg दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने m1 बॉडी का बनाया। अच्छा अब हम लोग बनाते हैं m2 बॉडी के साथ। m2 बॉडी के साथ आपको क्या क्या दिख रहा है बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात m2 बॉडी का भी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, ये हमने लिख दिया। इस बॉडी का जो मास आएगा नीचे, मास क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू m2g। ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, n2। क्लियर, ये वाली बॉडी के लिए। और यहाँ पर n है तो देखो ये m2 जो n इस पे अप्लाई कर रहा है और m1 n क्या कर रहा है, इस पे अप्लाई कर रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड आपका n यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो तो फाइनली आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये आपको जो कंडीशन है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो आपका n2, तो n2 इक्वल टू आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, n2 इक्वल टू ये आपको क्या दिखेगा, डेट इज इक्वल टू m2g। ये जो आपका है n2, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या n, और n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर m2 इंटू ए। जो आपका n है n इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2 इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो n की वैल्यू हम लोग ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, आपको देखिए क्या चीजें मिलती है। तो इस इक्वेशंस को उठा के मैं रख रहा हूँ, ये इक्वेशन जो है इसको फर्स्ट दे दो, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f माइनस m2a, n की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रखा f माइनस m2a डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1a। तो यहाँ पर हमने लिख दिया m1 इंटू ए, तो f इक्वल टू फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस
इधर देखो m1a और प्लस ये ट्रांसफर करोगे तो क्या मिल जाएगा m2 इंटू ए, तो F इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। और अगर मुझे इस बॉडी में एक्सेलरेशन निकालना हो तो A इक्वल टू आपका क्या हो सकता है F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को थोड़ा आप ध्यान से देखो, कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी। क्या हमारा नॉर्मल कंडीशन पे जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, और कोई मुझे बोलता है एक्सेलरेशन कितना होगा तो F बाई m, यही तो निकालते थे। अगर दोनों बॉडी जो है दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का सेम है, तो और ये दोनों बॉडी क्या है, ये जो एक्सेलरेशन सेम है, तो जो इसका मास आप देख रहे हो, तो ये जो आपका मास है, मास क्या हो गया, जो भी आपका m1 प्लस m2, यही तो आपका आया हुआ है, देखिए F बाई m, और ये m की वैल्यू आपने क्या रखी हुई है, मास रखी हुई है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन आया हुआ है, ये एक्सेलरेशन आपको क्या आया हुआ है, F बाई m से ही आया हुआ है, और F बाई m का जो है ये आपको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मल जैसे कंडीशन पे चलिए आपसे क्वेश्चंस और देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे पास ये सरफेस है और मेरे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या कि एक मान लीजिए मेरे पास 5 kg की बॉडी है और एक मेरे पास मान लीजिए 10 kg की बॉडी है, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कोई मुझसे बोले कि भैया इस बॉडी के अंदर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, यही पूरा मेथड है। और यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप A इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, F बाई m, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यही तो हमने निकाला हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, A इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर बोथ द बॉडीज, फॉर बोथ द बॉडीज। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब आपका एक्सेलरेशन दोनों बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा उस कंडीशन पे क्या है हमारा यूज हो रहा है। क्लियर? तो A इक्वल टू F डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये चीज आपको क्लियर हुआ है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया हुआ है जिसके बारे में हमने देखा हुआ है, और m1 प्लस m2 जो कंबाइन है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये जो आपका फोर्स लग रहा है डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और मास अगर देखोगे तो 5 प्लस 10, तो फाइनली आप एक्सेलरेशन की वैल्यू ले सकते हो क्या, 100 डिवाइड बाई 15, और जो भी आपकी यूनिट आ जाए मीटर, जो भी आपका वैल्यू आ जाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से, तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी देखो सीधा है, अगर मान लो मैं दोनों को मिला के एक ब्लॉक कंसीडर कर लूं और सेम अगर एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो याद करिए हमारा वही वाला केस है जहां पर हमने क्या बात किया था कि ये अगर हमारे पास कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, मास है, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, तो यहाँ पर हमारा कोई बॉडी के पूछे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या निकालते थे, F बाई m। बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, बॉडी और ऐड कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपकी चीजें और हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि 3 बॉडी अगर आपको दे दे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी डायग्राम में एक बॉडी और ऐड कर दिया जाए तो उस केस में हमको चीजें क्या दिखेंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास मान लीजिए एक ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास हम लोग कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कि सपोज इसका मास हम लोग लेते हैं क्या, 5 kg। एक हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसका मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, सब जगह 5-10 नहीं लेंगे, 15 kg ले लो, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरी बॉडी है जिसका मास हम लोग ले लो, कितना ले लेते हैं, 25 kg ले लेते हैं, ठीक है। और अगेन ये बॉडी का क्या है, एक्सेलरेशन है, ये हमको एक्सेलरेशन मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, डेट इज इक्वल टू F। क्लियर? और यहाँ पर मुझे क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, और जो F है ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ है, डेट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन के आपको फोर्स दिया हुआ है। तो अगेन आपको देखो ये जो चीज मैंने बताया हुआ है, शॉर्टकट तरीका जो है, ये जो हमारे पास शॉर्टकट तरीका है, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच कर रहे हो, एकेडमिक पेपर दे रहे हो, थ्योरी लिखना है, वहां एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये पूरा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको एक्सेलरेशन लगाने के अगेन 2 तरीके हैं, हम लोग दोनों तरीके से देख सकते हैं कि ये चीजें आपको किस तरीके से दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको 1 बाय 1 बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं,
किस तरीके से देखिए, अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा इस बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए 5 kg है, 5 kg है तो पहले 1 by 1 बॉडी को देखिए, यहाँ पर नो डाउट इसका जो लगेगा वेट तो ये आपको कितना लगेगा 5g लगेगा, ठीक है, mg होता है ना, तो 5g लिख दिया मैंने। मान लीजिए कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये इसका नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्या कोई भी कंसिडर n1 n2 n3 जो भी आप ले सकते हो। चलिए मैं इसको n1 ही ले लेता हूँ, तो इसको हमने ले लिया n1। उसी तरीके से इस बॉडी पे आइए, इस बॉडी पे नीचे की तरफ आओगे तो कितना हो जाएगा 15g, और इस बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि कॉन्टैक्टिंग सरफेस से हमेशा कैसा लगता है परपेंडिकुलर, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, इससे परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या लिख दिया n2। उसी तरीके से यहाँ पर आओगे तो इस बॉडी पे वेट आपका लगेगा, तो ये आपको लगेगा कितना 25g, और इस बॉडी पे जो वर्टिकली नॉर्मल लगेगा वो हमने कितना ले लिया n3 ले लिया है। क्लियर है? अब सुनिए, और कहीं नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या, डेफिनेटली लगेगा। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक आपका क्या नॉर्मल फोर्स आने वाला है। और मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूँ क्या, इसको मैं ले लेता हूँ n4, ठीक है, ये हमने ले लिया n4, और ये जो आपका कॉन्टैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू n5। क्लियर है? यहाँ तक चीजें यहाँ तक ओके है पूरी। अब आपको यहाँ पर 1 by 1 बॉडी का डायग्राम बनाइए, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ किसके लिए, 5 kg के लिए। तो ये हमारे पास मान लीजिए जो 5 kg का बॉडी है, आपके पास क्या क्या फोर्स आ रहा है। तो देखिए ये जो 5 kg है यहाँ पर, चलिए इसका मैं और थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ ये चीज, अगर आपको डाउट हो रहा है तो 5 kg ये है, ये आपको है 15 kg, और ये आपको जो मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू 25 kg। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिला हुआ है, तो इस बॉडी के ऊपर क्या क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा बात करें तो ये देखिए, ये आपको लग रहा है ऊपर नॉर्मल फोर्स डेट इज इक्वल टू n1, ये आपको नीचे लग रहा है 5g, ये आपको लग रहा है F फोर्स। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है क्या, डेट इज एक्सेलरेशन। और देखो ये जो 5 kg जब धक्का मारेगा तो 15 पे लगाएगा कितना, n जो है कितना हमने लिया n4, तो अगर ये आपको n4 एक्ट कर रहा है तो ये भी इस पे क्या करेगा, n4 ही एक्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 15 kg पे, अच्छा और कोई इस पे फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं है। 15 kg पे आइए, 15 kg पे ये देखोगे तो ऊपर आपका फोर्स लग रहा है कितना, n2, तो नीचे आपका कितना लग रहा है, ये आपका 15g, 15g पहले नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका n4 है, अब ये धक्का मार रहा है तो ये क्या है, 15 kg वाला 25 kg पे अप्लाई करेगा। कितना अप्लाई करेगा ये चीज, ये जो 15 kg है इस पे जाके कितना अप्लाई करेगा, तो ये आपको n5 है तो ये इसको अप्लाई करेगा n5। तो अगर आपका ये n5 है तो 25 वाला पोर्शन भी है जो यहाँ पे आके कितना अप्लाई करेगा, n5 करेगा। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद 25 kg पे अगेन देखोगे तो यहाँ भी इस बॉडी का एक्सेलरेशन हमें कितना दिख रहा है, a। अगेन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ नीचे वेट एक्ट करेगा कितना, 25g, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस का ऊपर, डेट इज इक्वल टू n3। क्लियर है यहाँ तक? और इसके अलावा एक्सेलरेशन आप देखोगे तो a, यहाँ पे और ऐसा कोई नॉर्मल लग नहीं रहा है और ना ही इस पे कोई एडिशनल फोर्स है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया हुआ है, तो अब देखिए इक्वेशन अब हम लोग इसमें फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और 5 kg के लिए करोगे तो क्या आएगा, अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसके लिए, 5 kg के लिए, क्या आएगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को फोर्स को पहले पकड़िए। तो ये आपका लग रहा है F माइनस n4, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, F माइनस n4। तो F माइनस n4 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, m1a। m1a मतलब आपको मिल जाएगा 5 into a। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको मिल गया, ये आपको 5 kg में मिला x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, n1 इक्वल टू 5g, n1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 5g। ये आपको क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये वाला कंडीशन क्या आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये आपको ये जो कंडीशन में देखेंगे तो अगेन x डायरेक्शन में आइए, क्या दिखेगा, n4 है और ये क्या n5 है। एक्सेलरेशन आपका ये है राइट साइड, तो ये आप पकड़िए पहले n4 माइनस n5। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, 15 kg के लिए, ठीक है। तो 15 kg के लिए बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा, चलो यही लिखते हैं कोई बात नहीं। 15 kg के लिए n4 माइनस n5, तो ये हमने लिख दिया n4, यहाँ पर हमने लिख दिया n4 माइनस n5 डेट इज इक्वल टू, तो n4 माइनस n5 इक्वल टू क्या आएगा आपको
15 इंटू जी, यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा ये एक सेकेंड एक्सेलरेशन n4 माइनस n5, n4 माइनस n5 नॉट 15g दैट इज इक्वल टू 15a, ये आपका एक्सेलरेशन है। और इस कंडीशन में देखोगे तो n2 इक्वल टू 15g y डायरेक्शन में, तो n2 इक्वल टू आपको क्या दिख गया, दैट इज इक्वल टू 15g। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका था 15 kg के लिए। नेक्स्ट आप आओगे 25 kg के लिए, तो 25 kg के लिए आपको क्या इक्वेशन दिखेगा बताइए। अगेन यहाँ पर n5, तो n5 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में हमें और इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, n5 इक्वल टू 25 इंटू ए। समझ में आया? n5 इक्वल टू 25 इंटू ए। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्या, ये n3 इक्वल टू 25g, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे n3, तो n3 इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 25 इंटू जी। क्लियर? तो ये हमारे पास n1 आ चुका है, n2 आया हुआ है, n3 आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n4 और n5, ये जो हमको कंडीशन है, यहाँ से हमको कैसे चीजें पता चलेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या होगा, सीधी सी बात है, हमको निकालना एक्सेलरेशन, और जो f है, f की यूनिट दी हुई है 500 न्यूटन। तो आप सीधा देखो f, इतना लेंदी इक्वेशन है, या तो आप n5 उठा के यहाँ रखो, n4 मिलेगा, n4 उठा के यहाँ रखो तो f मिल जाएगा। अदरवाइज ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो देखिए आपको क्या इक्वेशन दिखेगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 3, ठीक है। एडिंग इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आप देखिए n4 माइनस, चलिए डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, f माइनस n4, ये इसका किसका मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। प्लस सेकंड वाले का क्या है, n4 माइनस n5, यही तो है। थर्ड इक्वेशन क्या मिला आपको, n5 इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, 5, 15, 25, कितना हो गया आपको, ये आपका हो गया कितना 40, और ये आपको मिल गया 45, तो ये आपको मिल गया 45 इंटू ए। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पर तो क्या कर सकते हो आप, देखिए प्लस माइनस n4 वाला कहानी खत्म है आपका, ये जो आपका n4 है माइनस प्लस, n5 माइनस प्लस, ठीक है। तो फाइनली f आप देखोगे तो f इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, f इक्वल टू आपको दिख गया 45a, और a इक्वल टू आपको दिखा f डिवाइड बाई 45, और ये f की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 न्यूटन, तो 500 डिवाइड बाई आपको कितना दिख गया 45, दैट इज इक्वल टू, ये आपको एक्सेलरेशन मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एक्सेलरेशन मिला हुआ है वो आपको कितना मिला हुआ है 500 बाई 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही चीज आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो देखो कुछ नहीं है, तीनों मास को ऐड करके तो मिला हुआ है a इक्वल टू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐड कर लो तीनों को, वही आना है 5, 15, 25, यही तो हमने ऐड किया हुआ है। तो ये आपका इस तरीके से कुछ मेथड था। तो ये हमने क्या है नेक्स्ट टाइप का जो कंडीशन देखा है, आई थिंक फोर्थ टाइप का था ये, जहां पर हमारा क्या एक बॉडी दूसरे बॉडी से अटैच है। तो उस केस में अगेन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इस कंडीशन पे या जो ये वीडियो चल रहा है इस पे हमने कहीं भी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। क्लियर है? मिलते हैं हमारा एक और नेक्स्ट केस जहां पर हम लोग क्या स्ट्रिंग को लेके देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रिंग से अटैच है तो उस केसेस में आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस, चलिए एक केस और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर हम जैसे M1 और M2 की बातें चल रही हैं तो अगर आपकी दो बॉडी कनेक्टेड हैं और स्प्रिंग से अगर आपका कनेक्टेड हो तो उस केस में चीजें क्या होंगी। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये मान लीजिए सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये सरफेस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी मान लीजिए कि सपोज बॉडी है और ये जो हमारी बॉडी है तो ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास ये आपका एक स्ट्रिंग ये है और ये हमारे पास दूसरा स्ट्रिंग है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ हम लोग बॉडी का ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने M1 मास ले लिया और ये हमने M2 मास लिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो है हम लोग क्या है यहाँ पर F फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं जिसके चलते बॉडी के अंदर आपका एक्सेलरेशन ये है। और इनिशियली कंडीशन में माना गया है क्या कि जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग बिल्कुल ये टाइट है, ये जो स्ट्रिंग जो रस्सी है ठीक है
ये जो हमने स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, ये आपका स्ट्रिंग आपको कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल टाइट है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें बिल्कुल भी आपका क्या लूज नहीं है। लूज रहेगा तो क्या होगा, ये बॉडी पे कुछ दूर आगे जाएगी। जैसे मान लो बॉडी यहाँ पर है तो स्ट्रिंग झूल जाएगा, तो जब M2 जाएगी तो ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वो काम नहीं करना है हमको। अभी जो मान के चल रहे हैं M1 और M2 में बिल्कुल क्या है, टाइट अटैच है ये। और आपने इस पे क्या लगाया हुआ, फोर्स लगाया हुआ। जो फोर्स आपने लगाया हुआ, ये एंगल हमने क्या लिया हुआ है, थीटा एंगल लिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो अगेन आपको स्ट्रिंग पे टेंशन लेना आता है, हमेशा आपको बताया हूं कैसा लेना है आपको। स्ट्रिंग जो भी पे टेंशन लोगे, जिस बॉडी के लिए लोगे उस बॉडी से अवे फ्रॉम दी बॉडी लेना है। जैसे इस बॉडी के लिए स्ट्रिंग, इसके लिए इस मास के लिए स्ट्रिंग लोगे तो टेंशन आपका इस बॉडी से अवे आएगा, और M2 से बात करोगे तो M2 से भी आपका क्या आएगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप समझिए, और इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं और जो बात करेंगे। तो अगेन यहाँ पर M1 जो हमारे पास बॉडी है, तो देखिए इस पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती है। तो इस बॉडी पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा मास है, तो मास है तो ये आपका जो स्ट्रिंग का टेंशन मान लो हम लोग कितना ले लिए हैं, T। क्लियर? इसका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको A दिया हुआ है। और अगर बात करेंगे तो M1 है, तो M1 के नीचे, M1 के चलते नीचे आपका वेट आएगा, डेट इज M1G, और ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, डेट इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है? और कुछ आएगा क्या इसमें? नहीं, फिलहाल इतना ही है। तो M1 बॉडी के लिए अगर आप देखोगे तो M1 बॉडी के लिए आपका ये BD डायग्राम है, तो क्या क्या आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है T, नीचे आपको दिख रहा है दिस इज द M1, और नीचे आपको दिख रहा है तो ये आपको दिख रहा है M1G, ऊपर आपको दिख रहा है डेट इज इक्वल टू नेट फोर्स, और इस डायरेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, ये आपको एक्सेलरेशन है, तो ये आपका T मिल रहा है ना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, T इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यहाँ जो मास है वो आपका M1 है, तो T इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं M1 इंटू A। क्लियर है यहाँ तक? और y डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो y डायरेक्शन में हमने क्या लिख दिया, N इक्वल टू mg। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने M1 के लिए लिखा है। उसी तरीके से अगर आप M2 के लिए लिखेंगे तो M2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो M2 के लिए देखिए यहाँ पर ये जो आपका फोर्स लग रहा है, तो इसको एक बार रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, इस बॉडी के लिए देखो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, तो T ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इस बॉडी से अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां से आपको मिला ये T अपोजिट, जो सॉरी नॉट अपोजिट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये आपको जो कंपोनेंट मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉस थीटा, बताया था जो आपका फोर्स है वर्टिकल, जहां से एंगल बनाता है जिस लाइन से, वो लाइन आपका एफ कॉस थीटा होगा। और ये वर्टिकली वाला जो है ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा। ये M2 जब नीचे आएगा तो ये आपको मिलेगा M2 इंटू जी, और इसी M2 के चलते जो ऊपर का रिएक्शन जाएगा डेट इज इक्वल टू M। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको नीचे की तरफ आया हुआ है तो नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको मिला हुआ है M2 इंटू जी, ये आपको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आपको मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू M। राइट डायरेक्शन में आप देखोगे तो एफ कॉस थीटा, ये जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है एफ ऑफ कॉस थीटा। वह टी की डायरेक्शन देखोगे तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये M2 मास के लिए, और एक्सेलरेशन आपका क्या है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग फाइनली लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट को प्लस उठाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे, टी। डेट इज इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है M इंटू ए। ठीक है, एफ कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, एम ए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एन इक्वल टू एम जी, यहाँ पर ये आपका पहला इक्वेशन बन गया ये वाला पोर्शन के लिए। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू M2 इंटू जी। अच्छा, M इंटू ए लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं, M2 इंटू ए है, ध्यान रखिएगा M2 इंटू ए है, और n इक्वल टू mg मैंने जो लिखा हुआ है डेट इज इक्वल टू M1 इंटू जी है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो ये n इक्वल टू M2G। आप देखिए, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो t की वैल्यू जो है M1a रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को रखिए, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा एफ ऑफ कॉस थीटा माइनस टी की वैल्यू आप रख देंगे क्या, डेट इज इक्वल टू M1 इंटू ए, डेट इज इक्वल टू M2 इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं एफ ऑफ कॉस थीटा, तो एफ ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए कॉमन ले लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, M1 प्लस M2।
इंटू आपको क्या मिलेगा ए, और ए की वैल्यू आप लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो ऊपर क्या एफ ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा m1 प्लस m2, एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, अगेन आप देखोगे तो आपको जो एक्सेलरेशन है आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक जो हमने कंसेप्ट अप्लाई किया था वही मिल रहा है। कैसे? देखिए आपने दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम माना हुआ है। हमने हमने क्या देखा कि ये जैसे कोई हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी का मास m है और इस पे अगर मेरा फोर्स F लग रहा है और इस बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे F बाई m लिखते थे, यही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो F आपका इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं F कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू इसका x कंपोनेंट क्या आएगा F की जगह F ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई मास, अगेन क्या है दोनों का स्ट्रिंग टाइट है तो ये आपका मास क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। चीजों को समझिए, अगर आपको शॉर्ट अप्लाई करना है तो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो आप एकेडमिक पेपर में नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए। बाकी अगर आपको सिंप्लीफाई अगर एग्जाम में आता है तो ये सब चीजें आपको क्या सॉल्व करनी पड़ेगी। अगेन फिर से बोल रहा हूँ फ्रिक्शन इसमें कंसिडर नहीं हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास कंडीशन है तो यहाँ पर हमको क्या मिला हुआ है एक्सेलरेशन मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको इस तरीके से कंडीशन दिया है, हो सकता है इसके आपको वैल्यू दे दे, वैल्यू रख के आप रखोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। तो n इक्वल टू जैसे जैसे यहाँ पर आप बात करोगे तो n, और जो n आपका अलग अलग है तो ये n1 ले लो n2 ले लो। तो ये आपका फर्स्ट बॉडी के लिए था तो n1 इक्वल टू m2g, और ये आपके सेकेंड बॉडी के लिए था तो n2 इक्वल टू आपको क्या मिला है m2g मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन किए हुए हैं। आगे आपका बचा हुआ है पुली का कंडीशन कि हमारा जो पुली होता है उसके अंदर कैसा टेंशन आएगा और उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन होगा तो किस तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। तो मैं पुली को इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है, पुली थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए पुली के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे और वहां पर मैं आपको पुली के कंसेप्ट दूंगा। क्लियर है? और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे थर्ड लॉ की तरफ। तो अभी हमने जो देखा है सेकंड लॉ से रिलेटेड जो हमारा बेसिक कंसेप्ट तो हमने पिछले वीडियो में देख चुका था। हमने इस वीडियो में हमने सेकंड लॉ के जो बेसिक न्यूमेरिकल जो है और न्यूमेरिकल के थ्रू जो हमें कंसेप्ट मिला हुआ है वो चीज हमने देखा हुआ है। सेकेंड चीज यहाँ पर हमने हर बॉडी के पास एक्सेलरेशन देखा हुआ है कि यहाँ पर हर बॉडी है, सभी के पास क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और जो भी आपकी चीजें जो डाउट्स आ रही है अगेन कमेंट बॉक्स में डालना है आपको, ताकि वहां पर जो भी आपके डाउट्स है वो चीज को मैं क्लियर कर पाऊँ यहाँ पर। और अभी तक आपने यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियोस है इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, ताकि आप क्या हो कि जो आप चीजें सीख रहे हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनके साथ भी आप बैठ के डिस्कस कर पाओगे चीजों को, और डिस्कस करोगे तो नो डाउट ग्रुप डिस्कशन में चीजें जितनी ज्यादा सीखी जाती है और जितना ज्यादा हम लोग नॉलेज करते हैं वो हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।